नमस्कार। आज हम बीए थर्ड ईयर की क्लास पढ़ेंगे और इसमें जो अपना टॉपिक है बंगाल में ब्रिटिश शासन की स्थापना। बंगाल में ब्रिटिश शासन की स्थापना, यह इसका पार्ट चौथा है जो अंतिम है। इससे पिछले 3 लेसन हमने पढ़े हैं और उनमें हमने किस प्रकार बंगाल में ब्रिटिश शासन की स्थापना हुई, अलीवर्दी खां, मीर सिराजुद्दौला, मीर कासिम, मीर जाफर, इन सभी के बारे में पढ़ा। इसके बाद लॉर्ड क्लाइव आता है और बंगाल में वह इलाहाबाद की संधि करता है और मुगल बादशाह का से बंगाल, बिहार, उड़ीसा की दीवानी अधिकार प्राप्त कर लेता है। आदि विस्तृत बातों की चर्चा परिचर्चा हमने की। अब हम पढ़ेंगे बंगाल में दोहरा शासन। बंगाल में दोहरा शासन, ये दोहरा शासन क्या है? ये दोहरा इसमें शब्द आया है, इसका मतलब क्या है, इसके बारे में विस्तृत चर्चा परिचर्चा जारी रखेंगे इस क्लास में। दोहरा शासन क्या था? मुगल शासन पद्धति के अंतर्गत बंगाल सूबे के शासन 2 भागों में बटा था। यानी मुगल प्रशासन की पद्धति के अंदर बंगाल का जो शासन था वो 2 भागों में बटा था। पहला दीवानी, दूसरा निजामती। क्लियर? इसे ही दोहरा शासन कहा गया है। इसके बारे में ही हम आगे तक पढ़ेंगे। निजामती, जिसके अंतर्गत पहला दीवानी शासन, जिसके अंतर्गत कर वसूली, इसमें कर और न्याय 2 चीजें आती है, कर व्यवस्था और न्याय कार्य सम्मिलित है। निजामती के अंतर्गत शांति व्यवस्था और बाह्य सुरक्षा और फौजदारी न्याय सम्मिलित हैं। जिन दिनों मुगलों की केंद्रीय सत्ता सबल रही, बंगाल के सूबेदारों के पास निजामती के अधिकार थे। यानी निजामती के अधिकार बंगाल के नवाबों के पास थे। जबकि दीवानी शासन मुगल बादशाह अपनी तरफ से पृथक दीवान नियुक्त करता था। यानी इसके लिए अलग से मुगल बादशाह दीवान नियुक्त करता था। जब बंगाल का सूबेदार केंद्रीय सत्ता से स्वतंत्र हो गया तो निजामती और दीवानी कार्य का ग्रहण कर लिया। यानी जब बंगाल दिल्ली सल्तनत से उसके अधिकार से विमुक्त हो गया तो इन दोनों कार्य करने के लिए अब बंगाल का जो शासक था उनने अपने हाथ में ले लिए। क्लियर? फिर भी सैद्धांतिक तौर पर दीवानी के अधिकार वह अब भी मुगल बादशाह के नाम से ही उपयोग करता था, किंतु सैद्धांतिक रूप से वह करता था, किंतु व्यवहारिक रूप से वही सर्वे सर्वा था। मीर जाफर की मृत्यु के बाद उसके पुत्र नजमुद्दौला को बंगाल का नवाब बनाया गया था। कंपनी ने शिशु नवाब पर एक नई संधि थोप दी, जिसके अनुसार कंपनी ने 53 लाख रुपए वार्षिक के बदले निजामती के अधिकार भी प्राप्त कर लिए। यानी निजामती के अधिकार भी प्राप्त कर लिए। अब नवाब को केवल शांति व्यवस्था के लिए आवश्यक सेना रखने की ही अनुमति थी। नवाब के अधिकारियों की नियुक्ति एवं नियंत्रण का अधिकार भी कंपनी ने अपने अधिकार में ले लिया। नवाब निजामती के अधिकार त्यागना वस्तुतः बंगाल में ब्रिटिश शासन की स्थापना की दशा में महत्वपूर्ण कदम था। अगस्त 1765 ईस्वी में कंपनी को मुगल बादशाह की तरफ से बंगाल, बिहार, उड़ीसा की दीवानी भी प्राप्त हो गई थी। यद्यपि मुगल बादशाह
स्वयं इस समय दूसरों पर निर्भर था, परंतु सैद्धांतिक और वैधानिक दृष्टि से वह अब भी संपूर्ण मुगल साम्राज्य का अधिकारी था। अतः उसके आदेशों ने कंपनी के कार्यों को वैधानिकता का जामा पहना दिया, यानी कंपनी जो चाहती थी वो कार्य होता था, नाम उसका था, पहना दिया। वैसे भी बंगाल का नवाब कंपनी के हाथ की कठपुतली मात्र था। इस प्रकार कंपनी को बंगाल में निजामत और दीवानी दोनों अधिकार प्राप्त हो गए। शासन के इन दो भागों को जब अलग अलग शक्तियों को सौंप दिया जाता है तो उसे दोहरा शासन कहा जाता है। यानी निजामती का कार्य और दीवानी कार्य दो अलग अलग लोगों को सौंप दिया जाता है तो उसे दोहरा शासन कहता है। वापस सुनना, कंपनी को बंगाल का निजामती और दीवानी दोनों का अधिकार प्राप्त हो गया। शासन के इन दो भागों को जब अलग अलग शक्तियों को सौंप दिया जाता है तो दोहरा शासन कहा जाता है। महत्वपूर्ण बात है। क्लाइव की व्यवस्था। कंपनी को शासन संबंधी अधिकार तो मिल गए, परंतु इन कार्यों को संपादित करने के लिए योग्य न तो उसके पास साधन थे न ही उनको रुचि थी। वस्तुतः क्लाइव कंपनी को प्रत्यक्ष उत्तरदायी से दूर रखना चाहता था। उसका मानना था कि कंपनी के अधिकारी बंगाल की शासन व्यवस्था की पेचीदगियों को नहीं समझ पाएंगे, अतः उसने भारतीय अधिकारियों के माध्यम से दीवानी का काम चलाने का निश्चय किया। इसके लिए दो नवाब दीवान नियुक्त किए, एक बंगाल के लिए, दूसरा बिहार के लिए। बंगाल में मोहम्मद रजा खान और बिहार में शिताब राय को नियुक्त किया। इस प्रकार कंपनी के ने अपना उत्तरदायित्व भारतीय अधिकारियों पर डाल दिया। उसे केवल अधिक से अधिक आय प्राप्त होने से मतलब था। निजामत का कार्य नवाब के हाथों में रहने दिया और उसके लिए कंपनी ने नवाब को एक निश्चित धनराशि देना शुरू कर दिया। परंतु चूंकि सैनिक शक्ति कंपनी के पास नहीं थी, अतः नवाब अपने कार्यों को निभाने के लिए कंपनी पर ही निर्भर था। नवाब के पास सैनिक शक्ति नहीं थी और वह उस कार्य को संपादन करने के लिए कंपनी की सेना पर ही निर्भर था। अर्थात निजामत का सर्वोच्च शक्ति अब कंपनी के पास थी, परंतु उत्तरदायित्व नवाब का था। चूंकि नवाब अल्पायु था, अतः उसके कार्यों की देखभाल के नायाब निजाम नियुक्त किया गया। इस पद के लिए मोहम्मद रजा खां को चुना गया, जो कि बंगाल का नायाब दीवान भी था। क्लाइव की शासन व्यवस्था का दोहरा शासन इसलिए कहा जाता है कि सिद्धांत में शासन का भार कंपनी और नवाब में विभाजित था। व्यवहारिक रूप से कंपनी ने सूबों की शासन व्यवस्था को स्पष्टतया अपने हाथों में नहीं लिया। वास्तव सत्ता होते हुए भी कंपनी ने दूर रहकर अपने उद्देश्यों को प्राप्त करने का प्रयास किया। इस प्रकार सूबों में दो सत्ताओं की स्थापना हो गई, एक भारतीय, दूसरी विदेशी। विदेशी सत्ता वास्तविक थी, जबकि भारतीय सत्ता उसकी परछाई मात्र थी। दोहरे शासन की समीक्षा। दोहरा शासन का मतलब यही था कि जो मेन शक्ति थी वो तो अंग्रेजों के पास थी, पर दिखाने के लिए भारतीयों को उनको अधिकारियों को नियुक्त कर दिया। अब कोई भी अगर बात होती तो अधिकारी कौन है? भारतीय। कोई भी परेशानी होती तो भारतीयों के पास जाओ, और भारतीय वो अधिकारी किसके इशारे पर काम कर रहा था? अंग्रेजों के इशारे पर। तो यह दोहरी व्यवस्था स्थापित कर दी। अब इस शासन की समीक्षा। दोहरे शासन की अधिकांश लोगों ने कटु आलोचना की, परंतु इसका अर्थ यह नहीं है कि उसमें अच्छाइयां नहीं थी। उसमें अच्छाइयां नहीं थी ऐसी बात भी नहीं है। जहां तक कंपनी के हितों का सवाल है, दोहरे शासन में उसे कई फायदे हुए। उदाहरण के लिए, मौजूदा स्थिति में कंपनी के कर्मचारियों को भारतीय शासन की समस्याओं का पर्याप्त अनुभव नहीं था। यानी कंपनी के जो कर्मचारी थे उन्हें भारतीय समस्याओं का पूरा ज्ञान नहीं था, समस्याओं का पर्याप्त अनुभव नहीं था, और उनसे यह आशा करना कि ये रातों रात योग्य शासक बन जाएंगे निरर्थक। ये भी नहीं है कि वो हाथों हाथ योग्य बन जाएंगे, ये भी बात नहीं थी। ऐसी स्थिति में कंपनी ने शासन का पूर्ण उत्तरदायित्व न लेकर बुद्धिमानी का परिचय दिया। दूसरा, कंपनी इंग्लैंड में कंपनी को भी मूलतः एक व्यापारिक कंपनी ही समझा जाता था। यदि वह इस समय बंगाल में प्रादेशिक संप्रभुता स्वीकार कर लेती तो इस प्रकार कोई प्रकार की कानूनी अड़चनें पैदा हो जाती। भारत में कंपनी के अन्य प्रतिस्पर्धात्मक शक्तियां थी को पूर्ण रूप से अभी अंत नहीं हो पाया था। यानी जो और भी थी, डच थे, डैन थे, फ्रांसिस थे, उनका पूरी तरह से सफाया नहीं हो पाया था। यदि बंगाल में कंपनी सीधे प्रभुसत्ता स्थापित करता तो उनकी
ईर्ष्या और भड़क जाती, यानी वह भी उससे ईर्ष्या करने लग जाती। चौथा, उसमें मराठे भी भड़क सकते थे, यानी मराठे भी अब सीधा अंग्रेजों से लोहा ले सकते थे। मराठों की शक्ति का सामना करने की शक्ति अभी कंपनी के पास नहीं थी। पांचवा, बंगाल की जनता अंधेरे में रखने के लिए भी दोहरी शासन व्यवस्था आवश्यक थी, यानी बंगाल की जो जनता थी उनको भी अंधेरे में रखने के लिए यह दोहरी व्यवस्था जरूरी थी। यह व्यवस्था भारतीय जनता, कंपनी के अन्य शत्रुओं और इंग्लैंड की सरकारों की आंखों में धूल डालने का प्रयास मात्र था, यानी इस व्यवस्था से कंपनी के, भारतीयों के, मराठों के, अन्य शक्तियों के आंखों में धूल डालने के लिए यह व्यवस्था जरूरी थी। परंतु लाभ की अपेक्षा इसमें दोषों की संख्या अधिक थी, यानी इसके लाभ भी थे तो इसके दोष भी थे। पहला, जिस प्रकार की शासन व्यवस्था कायम हो गई थी उसमें कंपनी के अधिकारियों के अधिकारों एवं कर्तव्यों को स्पष्ट उल्लेख नहीं किया गया था, यानी कंपनी और उसके जो अधिकारी थे उनके कर्तव्यों का पूरी तरह से स्पष्ट उल्लेख नहीं किया गया था। क्योंकि कंपनी के कर्मचारियों को बहुत कम वेतन मिलता था, अतः वह हर समय हर संभव तरीके से अधिक धन कमाने की ताक में रहते थे। उनका निजी व्यापार अब चरम सीमा पर पहुंच गया और उन्होंने दस्तकों का इतना दुरुपयोग किया कि भारतीय व्यापारियों को अपना पैतृक धंधा ही छोड़ने के लिए विवश होना पड़ा, यानी भारतीयों ने तो उस धंधे को ही छोड़ दिया। क्लाइव ने भी इस सत्य को स्वीकार करते हुए कहा था कि कंपनी के व्यापारी एक व्यापारी की भांति व्यापार न करके प्रभु के समान व्यवहार करते थे और उन्हें हजारों व्यापारियों के मुंह की रोटी छीन ली, और जो भारतीय पहले व्यापार करते थे अब वे भीख मांगने लगे। कंपनी के कर्मचारियों को का जिस प्रकार से भाग्योदय होने लगा, वे भारतीय से धन कमाकर इंग्लैंड जाने वाले कर्मचारी ऐसी शानो शौकत से जीवन बिताते थे कि इंग्लैंड की मौजूदा सामंती समाज का अस्तित्व डगमगाने लगा। यानी यहाँ से इतना पैसा कमा के वह इंग्लैंड गए कि वहाँ पे जो सामंती व्यवस्था थी वो ऐशो आराम करते थे, उससे ज़्यादा वह ऐशो आराम करने लगे, तो इससे सामंती व्यवस्था डगमगाने लगी। दूसरा, कंपनी के कर्मचारियों को धनवान बनते देखकर कंपनी के हिस्सेदारों से भी अधिक धन प्राप्त करने की इच्छा जागृत हुई, यानी ये कर्मचारी जब इतना पैसा कमा रहे हैं तो उसके जो कंपनी के हिस्सेदार थे ईस्ट इंडिया कंपनी के, वो भी सोचे हम भी तो धन कमाएं, उनकी भी इच्छा जागृत हुई। 1766 ईस्वी में उन्होंने मांग की कि उनके लाभांश को 6% से बढ़ाकर 12% कर दिया जाए। 1767 में उनकी मांग हुई कि लाभांश को बढ़ाकर 12.5% कर दिया जाए। इस प्रकार की मनोवृत्ति से बंगाल का आर्थिक शोषण तीव्र हुआ, यानी जहां कंपनी के जो हिस्सेदार थे उनको 6% लाभ मिल रहा था, किंतु कर्मचारी ज़्यादा पैसा कमा रहे थे, तो कंपनी ने भी ये कहा कि हमारा लाभ भी बढ़ाकर 12% करो, यानी डबल करो। थोड़े दिनों बाद ये कहा डबल नहीं, डबल में भी थोड़ा और बढ़ाओ, 12.5% करो। और अगर लाभांश मिलेगा तो शोषण किसका होगा? भारतीय जनता का, बंगाल की जनता का। तीसरा, आर्थिक शोषण ने इंग्लैंड की सरकार भी पीछे न रही, यानी यह शोषण हो रहा है तो सरकार भी क्यों पीछे रही। 1767 में उसने कंपनी से 4 लाख पाउंड की मांग की। यदि कंपनी अपने मौजूदा राजस्व साधनों और प्रदेशों को कायम रखना चाहती है, इससे कंपनी को आर्थिक स्थिति बिगड़ गई और घाटी की पूर्ति के लिए भारतीय सूबों को चुना गया। चौथा, दोहरे शासन का सबसे बड़ा दोष यह था कि वास्तविक सत्ता ने अपना उत्तरदायित्व संभालने से इनकार कर दिया, अपने कठपुतलों को अपना उत्तरदायित्व संभला दिया। ऐसी शासन व्यवस्था कभी सफल न हो सकती थी जिसमें शासन का उत्तरदायित्व उठाने के हाथ में वास्तविक सत्ता न हो। इससे चारों ओर अव्यवस्था, अराजकता, भ्रष्टाचार व्याप्त हो गया। कंपनी को केवल अपनी आय से मतलब था, जनता की देखभाल नवाब को सौंप दी गई। इससे जनता के हाल दिन प्रतिदिन बिगड़ते चले गए। दोहरे शासन के अंतर्गत बंगाल का व्यापार, उद्योग और कृषि का विनाश हो गया। कंपनी ने अपनी शोषण नीति के द्वारा बंगाल के रेशमी और सूती वस्त्र उद्योगों को चौपट कर दिया। कंपनी के अधिकारी तथा उसके प्रतिनिधि भारतीय जुलाहों को एक निश्चित समय पर निश्चित प्रकार का कपड़ा तैयार करने के लिए विवश करते थे और फिर अपनी इच्छा अनुसार कम मूल्य पर उन्हें खरीदते थे। आनाकानी करने वाले जुलाहों को अंगूठे काट दिए जाते थे, यानी इतना शोषण हुआ कि अंगूठे तक काट दिए थे उनके। परिणाम स्वरूप सैकड़ों परिवारों को वस्त्र उद्योग में लगे हुए थे, वे बंगाल छोड़कर भाग गए। यही स्थिति अन्य उद्योगों के कारीगरों तथा मजदूरों की हुई। कृषि का भी यही हाल हुआ। भूमि कर वसूली का कार्य अधिक से अधिक लगान की बोली लगाने वाले ठेकेदारों को दिया गया। ये ठेकेदार किसानों से अधिक लगान वसूल करने का जी तोड़ प्रयास करते, क्योंकि इन्हें अपने मुनाफे से मतलब था और वही कमाना था। और फिर इस बात की कोई गारंटी नहीं है कि अगले वर्ष मौजूदा क्षेत्र का राजस्व वसूली का
काम मिल जाएगा, क्योंकि ठेकेदारी प्रथा थी। वो भी ये सोचते थे कि हमें अगर 1 साल का ठेका मिला है तो हम ज़्यादा से ज़्यादा माल कमाए, अगले साल क्या पता हमें ये मौका मिले ना मिले, तो वह ज़्यादा से ज़्यादा लाभ कमाने की सोचने लगे। अतः ठेकेदारों और किसानों में किसी प्रकार का स्थायी संबंध विकसित न हो पाया। डॉक्टर एम.एस. जैन ने आंकड़े देकर प्रमाणित किया है कि जहां दीवानी प्राप्त किए जाने से पूर्व बंगाल बिहार के भू राजस्व 80 लाख रुपए वसूल होती थी। यानी जब तक यह दीवानी अधिकार अंग्रेजों को प्राप्त नहीं हुआ था, उससे पहले बंगाल में 80 लाख रुपए यह राजस्व वसूल किया जाता था। वहीं 1766-67 में 2,24,67,000, यार कहाँ 80 लाख और कहाँ 2,24,67,500 रुपए वसूल किया गया, यानी बहुत तरह से खून चूसा गया। स्पष्ट है कि इससे किसानों की कमर टूट गई। चूंकि कंपनी और ठेकेदारों की भूमि की उन्नति अथवा कृषि में किसी प्रकार की रुचि नहीं थी, अतः कृषि और किसानों की स्थिति दयनीय हो गई। हजारों किसानों ने कृषि करना छोड़ दिया। फलस्वरूप खेती योग्य भूमि भी बेकार हो गई, जंगल विकसित होने लग गए। 1770 के आसपास संपूर्ण बंगाल भयंकर अकाल की चपेट में आ गया और 1/3 आबादी और इतना ही पशुधन नष्ट हो गया। यानी इस प्रकार का शोषण हुआ कि 1/3 आबादी और इतना ही पशुधन मर गया, चौपट हो गए। उपयुक्त व्यवस्थाओं के परिणाम स्वरूप कंपनी के कर्मचारी धनवान होते गए, परंतु स्वयं कंपनी की स्थिति शोचनीय हो गई। उसकी आय काफी घट गई और वह दिवालिये की स्थिति में पहुंच गई। इंग्लैंड की संसद में बोलते हुए कॉर्नवालिस ने कहा है, मैं संपूर्ण विश्वास के साथ इस मत का हूँ, यानी मैं संपूर्ण विश्वास से इस मत का समर्थन करता हूँ कि विश्व में कोई भी ऐसी सभ्य सरकार नहीं है जो इतनी भ्रष्ट, विश्वासघाती और लोभी है वो जितनी की भारत में कंपनी की सरकार थी। यानी इतने आरोप उसने लगा दिए। मुर्शिदाबाद के अंग्रेजी रेजिडेंट ने लिखा, यह देश जो कि अत्यधिक निरंकुश और स्वेच्छाकारी शासकों के अंतर्गत भी फलता फूलता रहा, आज विनाश की ओर अग्रसर है। यानी एक से बढ़कर एक आक्रांता इस देश में आए, फिर भी यह फूला, किंतु अंग्रेज जब से आए इसको निस्तेनाबूद करना शुरू कर दिया। यही कारण है कि 1772 में वॉरेन हेस्टिंग को बंगाल का गवर्नर नियुक्त किया गया और उसने दोहरे शासन को समाप्त कर दिया। यानी वॉरेन हेस्टिंग ने बंगाल में दोहरे शासन को समाप्त कर दिया। अगला है क्लाइव का मूल्यांकन। 1725 ईस्वी में मार्केट ड्यूट्रेन के समीप एक सामान्य परिवार में रॉबर्ट क्लाइव का जन्म हुआ। बचपन में उसे एक के बाद एक 4 स्कूल में पढ़ने के लिए भेजा। पढ़ने लिखने के मामले में वह विशेष प्रगति न कर सका। 17 वर्ष की आयु में कंपनी की सेवा में एक क्लर्क के रूप की हैसियत से भर्ती हो गया। यानी वह 4 स्कूलों में उसने बदली, किंतु पढ़ने में उसकी रुचि नहीं थी, फिर भी वह कंपनी की सेवा में चला गया और क्लर्क की हैसियत से आया था। क्लर्क यानी बाबूगिरी करता था। 1744 में अंतिम दिनों तक इंग्लैंड में मद्रास पहुंचा। आराम में उसके क्लर्कों का काम पसंद न आया। एक बार तो उसने आत्महत्या का विचार बनाया। यानी इतना बड़ा आदमी था बना, वो पहले आत्महत्या की सोच रहा था, परंतु आर्कट के घेरे में उसके भाग्य की दिशा मोड़ दी। क्लर्क से वह सैनिक, फिर सेनानायक और गवर्नर बन गया। यानी आर्कट का घेरा डाला और वह पहले सैनिक, फिर सेनापति, फिर गवर्नर बन गया। एक सामान्य नागरिक से वह एक मालदार व्यक्ति बन गया। यानी जो नॉर्मल व्यक्ति था उससे वह धनवान, पैसे वाला बन गया। इंग्लैंड की सरकार ने उसकी सेवाओं के कारण उसे लॉर्ड की उपाधि से वशीभूत किया। इसमें कोई संदेह नहीं है कि क्लाइव एक साहसी सैनिक, कुशल राजनीतिज्ञ एवं परिश्रमी व्यक्ति था, परंतु वह भी सत्य है कि वह झूठा, धोखेबाज, रिश्वतखोर, षड्यंत्रकारी था। उसे अपने देश में अत्यधिक प्रेम था। वह भारत में अंग्रेजी शासन की स्थापना करने में उसका महत्वपूर्ण योगदान था। वह कितने भी भ्रष्ट क्यों न था, किंतु वह अपने देश से प्रेम करता था, इसलिए वह भारत में ब्रिटिश सत्ता की स्थापना करने में उसकी महत्वपूर्ण भूमिका रही। अंग्रेज इतिहासकारों ने क्लाइव की भूरी भूरी प्रशंसा की। वस्तुतः क्लाइव एक ऐसा प्रशिक्षित सैनिक था जिसने बुद्धिमत्तापूर्ण सैनिक योजनाओं के स्थान पर अपनी दृढ़ इच्छा, संकल्प शक्ति एवं दिलेरी से ऐसे कार्य संपादित किए जिससे भारत में ब्रिटिश शासन की स्थापना का मार्ग प्रशस्त हो सका। 1721 में उसके द्वारा आर्कट की विजय और उसकी सुरक्षा दक्षिण भारत में डुप्ले की सभी योजनाओं को प्रभावहीन बना दिया।
बना देना और कलकत्ता पर पुनः अधिकार और प्लासी में सिराजुद्दौला को परास्त करना, ये सभी ऐसे कार्य थे जिनसे पता चलता है कि वह एक योग्य सेना नायक था। यानी इसने जो काम किया, आर्किड का घेरा डाला, जो डुप्ले फ्रांसीसी गवर्नर जनरल था उसको, उसकी सारी योजनाओं को निस्ते नाबूद कर दिया और प्लासी के युद्ध में सिराजुद्दौला को उसने परास्त कर दिया 3000 सैनिकों के द्वारा, जिससे यह साबित होता है कि वह मौजूदा समय में एक योग्य सेना नायक था, जिसमें मौजूदा स्थिति को समझने की कुशाग्र बुद्धि थी। युद्ध में विजय प्राप्त करने के लिए षड्यंत्र की कला में वह दक्ष था। यदि अपने प्रथम गवर्नरी काल में उसने भारत में ब्रिटिश साम्राज्य की नींव रखी, तो दूसरी गवर्नरी काल में चतुर एवं दूरदर्शी राजनीतिक के भांति उस नींव को मजबूत बनाया। अधिक ठीक समझा, मुगल बादशाह और अवध के नवाब वजीर के साथ किए गए समझौता इसका प्रत्यक्ष प्रमाण है। मुगल बादशाह और अवध के नवाब वजीर के साथ किए गए समझौते प्रत्यक्ष प्रमाण है कि बंगाल, बिहार, उड़ीसा का पूर्ण शासन सत्ता प्राप्त कर लेने के बाद भी प्रत्यक्ष उत्तरदायित्व न संभालना उसकी कूटनीतिक प्रतिभा का प्रमाण है। यानी उन पर दोहरा शासन लागू करना उसकी कूटनीतिज्ञता का प्रमाण है। परंतु क्लाइव में कई दोष विद्यमान थे, यानी वह इतना अच्छा था कि फिर भी उसमें कुछ न कुछ दोष विद्यमान थे। वह अपने लक्ष्य की प्राप्ति को प्राथमिकता देता था, साधनों को, औचित्यों को नहीं। यानी उसके जो ऑब्जेक्ट थे वह उन्हें प्राप्त करने के लिए ही ध्यान देता था, साधन भले कुछ भी हो, यह इनके प्रकार झूठ हो, रिश्वतखोर हो, या धोखेबाजी करनी हो, या षड्यंत्र रचना हो, वह उससे पीछे नहीं हटता था। राजनीतिक किताब और बनाया उसने तत्काल दिखाया। यदि प्रथम सूबेदारी काल में उसने भारत में ब्रिटिश साम्राज्य की नींव रखी, दूसरी गवर्नर काल में चतुर दूरदर्शी राजनीतिक की भांति वह नींव को मजबूत बनाया। उसने तत्काल दिखाई देने वाले प्रलोभनों में न फंसकर उचित अवसर की प्रतीक्षा करना ही ठीक समझा। मुगल बादशाह और अवध के नवाब वजीर के साथ किए गए समझौते इसके प्रत्यक्ष परिणाम है। बंगाल, बिहार, उड़ीसा में पूर्ण सत्ता प्राप्त कर लेने के बाद भी प्रत्यक्ष उत्तरदायित्व न संभालना उसकी कूटनीतिक प्रतिभा का ही परिणाम है। परंतु क्लाइव में कई दोष विद्यमान थे। वह लक्ष्य को प्राप्त करने में उनके साधनों की औचित्य पर ध्यान नहीं देता था। उसमें नैतिकता का अभाव था, यानी नैतिक शिक्षा की बात ही नहीं थी, बस वो तो अपना काम करना है। सिराजुद्दौला के विरुद्ध षड्यंत्र रचा गया। षड्यंत्र और जाली पत्र तैयार करके अमीचंद को धोखा देना, यानी अमीचंद को एक लाल और एक सफेद पत्र, लाल पत्र पर खुद ने साइन करके उसको दिखा दिया, हाँ आपको 5% भी दिया जाएगा और 50,000 पाउंड भी दिए जाएंगे, किंतु नहीं दिए। अमीचंद को धोखा देना उसके निम्न नैतिक स्तर को स्पष्ट कर देते हैं। व्यक्तिगत रूप से वह अत्यधिक लोभी और धन का भूखा था। जब वह दूसरी बार गवर्नर जनरल बनकर भेजा गया तो उसे भ्रष्टाचार को समाप्त करने का आदेश दिया, यानी उसको कहा गया कि आप भ्रष्टाचारों को समाप्त करेंगे, आदेश दिया। यद्यपि उसने उस दिशा में कुछ कदम उठाए, परंतु वह स्वयं भी अपने पर संयम न रख सका और अपने व्यक्तिगत लाभ के लिए हमेशा सक्रिय रहा। यानी वो खुद ही भ्रष्टाचारी था, उसने कदम उठाए किंतु कार्यान्वित नहीं किए, क्योंकि वो खुद ही एक लालची आदमी था। कुछ विद्वानों के अनुसार बंगाल के विनाश के लिए क्लाइव उत्तरदायी था। उसी ने भारतीयों से कीमती भेंटें, घूस लेने की प्रथा शुरू की। कुछ विद्वानों ने उसे एक योग्य सेनानायक स्वीकार नहीं करते, इस प्रकार उसे एक योग्य प्रशासक प्रबंधक भी नहीं मानते। केम पणिकर का मत है 1765 से 1772 तक, 1765 से 1772 तक कंपनी द्वारा स्थापित बंगाल राज्य एक डाकू राज्य था। इसका दोष क्लाइव पर आता है, यानी जो बंगाल में डाकू राज्य डकैती कर रहा था वह पूरा का पूरा दोष अगर किसी का है तो वह क्लाइव का है। 1767 में क्लाइव इंग्लैंड वापस लौटना चाहता था, लौट गया। कुछ समय बाद वह कॉमन सदन का सदस्य चुना गया, यानी हाउस ऑफ लॉर्ड्स, हाउस ऑफ कॉमन, तो वह कॉमन हाउस ऑफ कॉमन का सदस्य चुना गया। संसद में जहां उसकी प्रशंसा की गई, वहीं कुछ सदस्यों ने उसकी कटु निंदा भी की। उस पर भ्रष्टाचार, झूठ आदि के आरोप लगाए। क्लाइव ने इन आरोपों को स्वीकार कर लिया, परंतु यह भी स्पष्ट कर दिया कि उसने सब कुछ अपने देश जो किया है अपने देश की भलाई के लिए किया है। अंत में संसद ने क्लाइव के सभी आरोपों से मुक्त कर दिया और उसकी सेवाओं की प्रशंसा की, किंतु उस पर लगाए गए आरोप के कारण क्लाइव को गहरा सदमा पहुंचा। वह अपना मानसिक संतुलन खो बैठा और नवंबर 1774 में उसने उस तरह से अपना गला काटकर आत्महत्या कर ली, यानी जिससे शेविंग करते हैं वो उस तरह था।
उस पर इतने आरोप लगाए गए, भले ही संसद ने उसको बरी कर दिया, किंतु उसको गहरा सदमा लगा और उस तरह से उसने अपनी गर्दन काट ली और आत्महत्या कर ली। यानी जो जिंदगी भर बुरा करता रहा, भले देश के लिए किया, किंतु जो बुरा करता रहा, लोगों को उससे बहुत परेशानी हुई, मौत के मुंह में समा गए, वह इन सदमों को बर्दाश्त नहीं कर पाया और उसकी भी एक दर्दनाक मौत हो गई अपने ही हाथों। इस प्रकार उसके जीवन का अंत हुआ। उसकी उपलब्धियों की चर्चा करते हुए वर्क ने कहा था, उसने महान कार्यों की नींव डाली, उसने उस गहरे पानी में प्रवेश किया जिसके तल का भी न पता था, उसने अपने उत्तराधिकारियों के लिए पुल का निर्माण किया जिस पर लंगड़े चल सकते थे, अंधे भी अपना मार्ग खोज सकते थे। यानी बर्क ने क्या कहा उनके लिए कि उसने उस गहरे पानी में प्रवेश किया जिसकी तल का भी पता नहीं है, यानी वह तो कूद गया, उसके तल का क्या था वो पता नहीं है, फिर भी उसकी हिम्मत थी कि वह कूद गया। और उसने अपने उत्तराधिकारियों के लिए यानी आने वाले लोगों के लिए एक पुल का काम किया, निर्माण किया जिस पर लंगड़े चल सकते थे और अंधे भी अपना मार्ग खोज सकते थे। वस्तुतः भारत में ब्रिटिश साम्राज्य के संस्थापक के रूप में क्लाइव की सेवाएं महत्वपूर्ण मानी गई। इस प्रकार हम देखते हैं कि भारत में क्लाइव की जो कार्य थे, भारत में बंगाल में ब्रिटिश सत्ता की जो स्थापना हुई उसमें क्लाइव का महत्वपूर्ण योगदान था और भारत में क्लाइव ने जो कार्य किया उसकी नींव में ही आगे पूरे के पूरे भारत पर उसका निर्माण हुआ। बंगाल में ब्रिटिश सत्ता की स्थापना के बाद कंपनी साम्राज्य के उत्तरोत्तर वृद्धि होती गई। 1856 ईस्वी तक ब्रिटिश साम्राज्य अपने चरम बिंदु तक पहुंच गया था। बढ़ते हुए साम्राज्य में प्रशासनिक पुनर्गठन आवश्यक था, अतः कंपनी सरकार जो जो साम्राज्य विस्तार करती रही त्यों त्यों अपने क्षेत्र में प्रशासनिक व्यवस्थाओं का पुनर्गठन भी करती रही। यानी कंपनी ने जैसे जैसे अपना काम किया वैसे वैसे ही अपना प्रशासनिक प्रबंध भी वहाँ पर करना शुरू किया। साम्राज्य विस्तार और पुनर्गठन की इस प्रक्रिया में कंपनी सरकार ने भारत में बहुत से गवर्नर जनरल भेजे जिन्होंने कंपनी राज्य का विस्तार कर कंपनी का प्रभाव में वृद्धि की, जिनसे विस्तृत साम्राज्य को संगठित करने में अपनी रुचि दिखाई। इसी बीच वारन हेस्टिंग को भेजा गया। कंपनी का कर्मचारी बनकर वह आया और कंपनी की योग्यता एवं लगन के कारण वह निरंतर उन्नति करता गया। 1772 में उसने बंगाल का गवर्नर बनाया गया, परंतु उस समय कंपनी के सम्मुख अनेक समस्याएं थी। क्लाइव द्वारा स्थापित द्वेष शासन के बुरे परिणाम दिखाई देने लगे थे। कंपनी के अंग्रेज कर्मचारियों तथा भारतीय नायाब दीवानों ने अत्याचार द्वारा अपनी जेबें गर्म करना शुरू कर दिया था, जिससे जनता में तीव्र शोषण हुआ। कंपनी संचालकों को विश्वास हो गया था कि कंपनी के राजस्व का एक बहुत बड़ा भाग कर्मचारी अपने निजी उपयोग के लिए रख लेते हैं। अतः 1771 में कुछ बातों को लागू किया गया, जिससे क्या है कि जो कंपनी के कर्मचारी थे वह जो लाभ हड़प लेते थे उन पर उनका अंकुश लगाया। कंपनी सिर्फ दीवानी कार्य करेगी, राजस्व वसूली का काम कर्मचारियों द्वारा ही किया जाएगा। नायाब दीवानी तथा अधीन कार्यों करने वाले समस्त कर्मचारियों को पदच्युत कर दिया गया। दोनों नायाब दीवानों को बंदी बनाकर उन पर मुकदमा चलाया जाए ताकि नायाब दीवानों द्वारा किए गए धन का अपहरण घूसखोरी का पता लगाया जा सके। उपयुक्त आदेशों के कारण वारन हेस्टिंग ने अपना पद ग्रहण करते ही क्लाइव द्वारा स्थापित द्वेष शासन का अंत कर दिया। दोनों नवाब रजा खां सिताब राय को हटा दिया गया और उन पर मुकदमे चलाए गए। इन दोनों के विरुद्ध कोई ठोस सबूत नहीं मिले। दीवानी का कार्य अपने हाथ में लेने का औचित्य को सिद्ध करने के लिए मुकदमे चलाए गए थे। ये मुकदमे 2 वर्ष तक चलते रहे। अंत में दोनों निर्दोष घोषित कर दिए गए। इन मुकदमों से इतना अवश्य हुआ कि दोनों नायाब दीवानों की प्रतिष्ठा पूरी तरह समाप्त हो गई। कंपनी को प्रभाव बढ़ाने का अवसर प्राप्त हो गया। दीवानी के प्रबंध के साथ साथ दीवानी न्याय को उत्तरदायित्व भी कंपनी पर आ गया। द्वेष शासन के कारण पुरानी न्याय व्यवस्था पूरी तरह समाप्त हो गई थी। कंपनी के कर्मचारियों ने सामान्य नागरिकों तथा शिल्पियों पर भी अत्याचार करना प्रारंभ कर दिया। स्वयं संचालक समिति 10 अप्रैल 1771 में अपने कर्मचारियों के इन अत्याचारों को स्वीकार किया। अंत में संचालकों ने बंगाल में न्याय सुधारने के आदेश दिए। भारत में कंपनी के कर्मचारियों का लक्ष्य अधिक से अधिक धन कमाकर इंग्लैंड लौट जाना था। यानी यहाँ आए, ज़्यादा से ज़्यादा धन कमाए और इंग्लैंड लौट जाओ। कंपनी के कर्मचारियों को निजी व्यापार की छूट भी प्राप्त थी और कुछ निश्चित कार्यों पर उन्हें कमीशन भी दिया जाता था। इसके अतिरिक्त कर्मचारियों को भेंट व उपहार भी मिलते रहते थे। इस प्रकार एक और तो दीवानी
कंपनी को दीवानी का उचित प्रबंध करना था। दूसरी ओर अपने कर्मचारियों को निजी व्यापारियों एवं घूसखोरी पर प्रतिबंध भी लगाना था। वारेन हेस्टिंग ने इस उद्देश्य से एक योग्य योजना बनाई और उस पर अमल भी किया। अतः उसने कंपनी के संविधान में मूलभूत परिवर्तन किए, क्योंकि उसके द्वारा पहली बार कंपनी के भारतीय राज्यों को अंग्रेजी राज्यों का अंग माना गया। उन पर नियंत्रण रखने के लिए बोर्ड ऑफ कंट्रोल की स्थापना की गई। गुप्त समिति गठन करके कार्यकुशलता में उत्पन्न की गई। एक एक्ट के द्वारा गवर्नर जनरल मुंबई मद्रास के नियंत्रण आदि में स्थापित किए। अब कंपनी को कार्यों को 2 भागों में बांटा गया। राजनीतिक व शासन संबंधी कार्यों पर नियंत्रण के लिए अलग एक बोर्ड की स्थापना की गई तथा व्यापारिक कार्यों के लिए नियंत्रक संचालकों पर छोड़ दिया और इनमें कार्य अलग अलग बांट दिए गए। और लंदन में जो दोहरी सरकार स्थापित की गई, उसके दोष भी कंपनी पर अपने शासन के उत्तरदायी 2 संस्थाओं संचालक मंडलों पर छोड़ दिया गया, जिनसे उनकी कठिनाइयां उत्पन्न हो गई। अतः इन मामलों को नीति निर्धारित करने के लिए उनके अलग अलग गुण दोष भी विद्यमान थे। अतः जिन निर्णयों को संचालक नहीं चाहते थे, उन पर लागू न करने का बहाना बनाकर आवश्यक में उनके कार्य में अनावश्यक देरी कर देते। यह प्रणाली 1858 तक चलती रही। अतः कानून बनाने वालों के सामने अनेक कठिनाइयां थी। एक तरफ कंपनी कम से कम अधिकार ब्रिटिश सरकार को देना चाहती थी, तो दूसरी ओर ब्रिटिश संसद भारतीय शासन पर अपना नियंत्रण चाहती थी। यानी ब्रिटिश सरकार थी वो भी अपना नियंत्रण चाहती थी और इधर कंपनी के जो कर्मचारी थे वो भी चाहते थे कि हम कम से कम अधिकार उनको दें। अतः दोनों के मध्य इस बात को लेकर डिस्प्यूट चलता रहा। इसे दोहरा नियंत्रण स्थापित करने से इस समस्या का समाधान करने के लिए इस दोहरा शासन को समाप्त किया गया। अतः वारेन हेस्टिंग ने अपने राजनीतिक एवं प्रशासनिक परिवर्तन किए, जिससे बड़े दूरगामी परिणाम निकले। संचालकों के निर्देशानुसार उसके क्लाइव द्वारा स्थापित द्वैध प्रथा को समाप्त कर दिया। दोनों नवाबों को प्रयुक्त कर मुकदमे चलाए। अंत में दोनों को मुक्त कर दिया, किंतु हेस्टिंग ने कर्मचारियों के समक्ष स्पष्ट कर दिया कि गैर कानूनी कार्य पर वह कंपनी के कर्मचारियों को कठोर दंड दे सकता है। यानी वारेन हेस्टिंग ने कहा कि अगर कोई कंपनी के विरुद्ध या भ्रष्टाचार करेगा तो उसे दंड दिया जा सकता है, कठोर दंड दिया जा सकता है। और जो व्यक्ति राजस्व उत्तरदायी की ईमानदारी से निभाएगा उसे कानून के अंतर्गत उसे लाभ भी दिया जाएगा। इससे 53 लाख रुपए वार्षिक देती थी बंगाल के नवाब को, जो अब घटाकर 16 लाख कर दिया, क्योंकि अब कंपनी स्वयं प्रशासन का उत्तरदायित्व ग्रहण कर लिया था। नवाब के पारिवारिक मामलों का पुनर्गठन करने के लिए उसने मीर जाफर के उत्तराधिकारी नजमुद्दौला को इस समय अल्पसंख्यकता के संरक्षण लिया। मीर जाफर की विधवा पत्नी मुन्नी बेगम को उसकी संरक्षिका नियुक्त किया तथा नंद कुमार के पुत्र गुरुदास के परिवार को नियंत्रक नियुक्त किया। अब चूंकि प्रशासन के दायित्व कंपनी ने ग्रहण कर लिया था, अतः राजनीतिक गतिविधियों का केंद्र मुर्शिदाबाद से हटाकर कलकत्ता स्थानांतरित कर दिया गया। वित्तीय प्रबंध में भी सुविधाएं रहे। इसके अतिरिक्त हेस्टिंग ने मुगल सम्राट को दी जाने वाली 26 लाख रुपए वार्षिक पेंशन बंद कर दी। उसे कड़ा और इलाहाबाद के जिले भी वापस ले लिए, क्योंकि मुगल सम्राट के प्रभाव में जा चुका था। उसने कड़ा और इलाहाबाद के लिए एक संधि द्वारा अवध के नवाब को दे दिया और उसके बदले में 50 लाख रुपए प्राप्त किया। इस प्रकार हेस्टिंग ने बहुत सी कटौतियां की और कंपनी में सुधार किया। अतः अब आपके सामने इस क्लास में मैंने बंगाल में दोहरा शासन जो मैंने आपको बताया है कि किस प्रकार दीवानी और निजामती कार्य के द्वारा कंपनी ने अपना जो उत्तरदायित्व है वो भारतीयों के ऊपर ही रखा और कंपनी तो मात्र वह दिखावा करती रही और उनसे धन की ज़्यादा से ज़्यादा प्राप्ति करने लगी थी। दीवानी में कर व्यवस्था, न्याय व्यवस्था, निजामती में शांति व्यवस्था, बाह्य सुरक्षा और फौजदारी, ये दिखाने के लिए तो भारतीयों को नियुक्त कर दिया, किंतु पीछे से वह उनको चलाने रही थी। तो उत्तरदायित्वता की जहाँ बात आती तो वह भारतीयों पर डाल दी जाती थी और जहाँ राजस्व प्राप्त करने की बात थी तो वह भारतीयों पर डाल देती थी। इस लेसन में मैंने आपको यही बताया कि किस प्रकार दोहरे शासन से भारतीयों का अधिक से अधिक शोषण हुआ। 2.5 करोड़ के लगभग यह रकम प्राप्त हुई, जिससे 1/3 जनसंख्या और मवेशी अकाल ही मौत के घास बन गए और साथ ही जो बड़ी बड़ी जमीनें थी उनसे जो इतना राजस्व वसूला वह अब जंगल में तब्दील होने लगे। बहुत से व्यापारी व्यापार छोड़कर भाग गए। कारिंदे थे
जो हाथ से कार्य करते थे वे भी अब बंगाल छोड़कर भाग गए। इस प्रकार बंगाल में एक अव्यवस्थाओं का दौर प्रारंभ हो गया, जो बंगाल के लिए ही नहीं पूरे भारत के लिए बड़ा घातक साबित हुआ। इस प्रकार हम निश्चित रूप से ये कह सकते हैं कि बंगाल में जो दोहरा शासन था वो भारतीयों के लिए उपयुक्त नहीं था। अतः हम इस क्लास में इतना ही समझाया मैंने। अब इसके आगे हम अगला लेसन लेंगे। ये इसका जो चौथा पार्ट था वो अंतिम था और हो गया। क्लियर है? इसमें टोटल 4 पार्ट हैं। आप चारों को ध्यान से पढ़िएगा, समझिएगा, जिससे आपके सामने बंगाल में ब्रिटिश शासन की स्थापना का जो लेसन है पूरा का पूरा समझ में आ जाएगा। क्लियर बच्चों? आज की क्लास में इतना ही। थैंक यू।